अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मेरा नाम अहमद शाह है। आप में से अक्सर लोग मुझे जानते हैं। गुज़िश्ता 30 बरसों से केमिस्ट्री की इंटरमीडिएट क्लासेस को कंडक्ट कर रहा हूं। आज हम अपने इस लेक्चर में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक जैसे कि चैप्टर नंबर 6 से मुताल्लिक और उसकी अहमियत को आसान तरीन अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर से आप लोग फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया। चैप्टर नंबर 6 आपके लिए मेरे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, तो लिहाजा सबसे पहले व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये चैप्टर का नाम है। हमारे चैप्टर के इस नाम के साथ सबसे पहले डिस्कशन हो रही है इर्रिवर्सिबल रिएक्शन को डिफाइन कीजिए। तो इर्रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, आप में से अक्सर बेशतर बच्चे इस बात को जानते हैं, मगर मैं उसको एक बार फिर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में, मगर प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट वापस नहीं बना सकते, तो उन्हें कहा जाता है इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है। इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस नॉर्मली क्या कुछ हो सकते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर इस पर दिखाई दे रहा है कि एक मेटल वाटर से रिएक्ट कर ले या मेटल एसिड से रिएक्ट कर ले, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अब जब ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई तो बेटा अब आप इसको दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील नहीं कर सकते। ठीक है। दरअसल इर्रिवर्सिबल रिएक्शन ओपन सिस्टम के रिएक्शंस होते हैं जिनको हम दोबारा बना नहीं सकते, मगर जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उन रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर पहले मरहले में रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर बनाते हैं प्रोडक्ट, और फिर कुछ देर गुजरने के बाद प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में वापस आना शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस को आप और हम नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। आमतौर पर ये रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं वो आपके मेरे लिए दो तरफा रिएक्शंस कहलाते हैं। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज होना, इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन, और फिर प्रोडक्ट का दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील होना, इट इज कॉल्ड बैकवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। अगर मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करूं कि अगर आपने पानी को एक बंद बर्तन में रख के गर्म किया, विजिबल बर्तन है, ट्रांसपेरेंट बर्तन है, तो लिक्विड की फॉर्म में पहले पानी इवेपोरेट होकर वेपर्स बनाएगा, और फिर कुछ देर के बाद वेपर्स जब पूरी लिड को ढक देंगे तो कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, और पानी के वो वेपर्स जो थे वो लिक्विड फॉर्म में दोबारा बर्तन में गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले पानी इवेपोरेट हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन समझ लीजिए, और जब वो कंडेंस होकर दोबारा वापस नीचे आ रहा है तो उसको मैं और आप बैकवर्ड रिएक्शन का नाम दे सकते हैं। तो इस तरह फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, मगर ये काम एक क्लोज सिस्टम में होता है तब तो ये बात पॉसिबल होगी। आपके सिलेबस से रिलेटेड जो इक्वेशंस आपको याद करनी है उनके अंदर बेटा ओजोन का ऑक्सीजन में चेंज होना, इसी तरह से नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया गैस बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रही है, एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल आपस में रिएक्ट करके वाटर और एस्टर फॉर्म कर रहे हैं। तो ये सब की सब चीजें आपके मेरे लिए जो कंसीडरेशन बनाएंगी उन्हें आपने मैंने नाम देना होगा सिंपल सा क्या, रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो बेटा इस पर ये जो चार इक्वेशंस तुम्हारे पास मौजूद हैं इन्हें मैं और आप रिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देते हैं। ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ जाने से पहले आप और हम दो और डेफिनेशंस का एक मवाजना करना चाहते हैं, और मवाजना क्या है कि हेट्रोजीनस रिएक्शंस क्या होते हैं और होमोजीनस रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है। होमोजीनस रिएक्शंस उन रिएक्शंस को कहा जाता है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के दोनों एक ही फेज में होंगे, दोनों तरफ गैसेस होंगी या दोनों तरफ लिक्विड होंगे, यानी कि जो एक फेज वाला होगा, वन स्टेट वाला, सॉलिड नहीं होना चाहिए, उसे होमोजीनस रिएक्शन कहते हैं। जबकि हेट्रोजीनस रिएक्शन मोर देन वन फेज, अब ये टू फेज भी हो सकते हैं, थ्री फेज भी हो सकते हैं, जैसा कि चैप्टर नंबर 6 में 2015 का एक एमसीक्यू आप लोगों को याद होगा कि हेट्रोजीनस रिएक्शन का मतलब क्या होता है, मोर देन वन फेज। ठीक है, मोर देन वन फेज हेट्रोजीनस है, वन फेज को नाम देते हैं होमोजीनस रिएक्शन। अब बेटा मैं और आप इक्विलिब्रियम यानी कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहते हैं, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए एक इक्वेशन आपके सामने कंसीडरेशन के लिए है। वो कंसीडरेशन का पार्ट क्या होगा,
वो देख लेते हैं हमारा। जैसा कि इस वक्त तुम्हारे सामने स्क्रीन के ऊपर एक चीज तुम्हें नजर आ रही है, और वो है डिफाइन एंड एक्सप्लेन केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि डायनामिक इक्विलिब्रियम। कहते हैं कि व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इंटरनेट जरा अनस्टेबल हो गया है, थोड़ा सा इंतजार करते हैं, स्टेबलाइज होगा जी। तो फिर सुन लीजिएगा, डिफाइन एंड एक्सप्लेन केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसके लिए याद रखना है कि रिएक्शन रिवर्सिबल होना चाहिए, जो फॉरवर्ड रिएक्शन से बैकवर्ड और फिर बैकवर्ड से फॉरवर्ड की तरफ वापस आ सकता है। तो कहते हैं कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दिस प्रोसेस इज नोन एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यूं आपने मैंने इन चीजों को जहन में रखना है, और फिर हम और आप इसी चीज को लेकर आगे चलते हैं। अब देखो, इसकी एक्सप्लेनेशन पे तवज्जो दीजिए। ये तुम्हारे पास एक रिएक्टेंट ए है, दूसरा रिएक्टेंट बी है। रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी कन्वर्ट होकर जा रहे हैं सी और डी प्रोडक्ट में। इसे एक रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम दे रहे हो। कुछ वक्त गुजरेगा, शुरू के अंदर क्या होगा, इन द बिगनिंग में ये काम होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि रिएक्टेंट ए और बी प्रोडक्ट सी और डी में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं, राइट। जैसे जैसे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ती जाएगी, तो शुरू के अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन आपका फास्ट होगा, और जब ये फास्ट हो जाता है तो ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, और जैसे जैसे प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएंगे तो बेटा उसी वक्त एक रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। इस रिवर्स रिएक्शन के स्टार्ट होने को, जैसे कि मैंने भी कुछ देर पहले आपसे कहा था कि बात को समझने के लिए कि एक क्लोज सिस्टम, बंद बर्तन हमने लिया था, जिसमें पानी लिक्विड फॉर्म में इवेपोरेट होकर वेपर्स में चेंज हुआ, और फिर वेपर्स कुछ देर गुजरने के बाद कंडेंस होकर दोबारा लिक्विड की शक्ल में आ गए। अगर आपसे कहा जाए, 1 मार्क के लिए पूछा जाए, डिफाइन इक्विलिब्रियम, तो बेटा इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के लिए आपने इस चीज को जहन में रखना है। क्या? द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन becomes equal, that is concentration of reactants and products becomes equal। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशंस बराबर होंगी, इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। और चूंकि ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते, टेम्परेचर प्रेशर को जरा सा भी तब्दील कर दीजिए, तो तब्दील होने के फौरन बाद इसमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। यानी अगर गर्म खौलते पानी में आप थोड़ा सा सादा पानी मिला दीजिए, तो खौलने वाले पानी की मिकदार में कमी आ जाएगी, फिर कुछ देर तक वो टेम्परेचर को रिटेन करेगा, और फिर बिलाखिर दोबारा वेपर्स बनाना शुरू कर देगा। यानी इस पर आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन दोनों की कंडीशन सामने रखते हुए, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहने की वजह यह है कि बेटा ये कभी कंप्लीट नहीं होते। लेफ्ट से राइट का मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन, राइट से लेफ्ट का मतलब है बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। और इस मिक्सचर को इक्विलिब्रियम मिक्सचर का नाम दिया जाता है। और जो बात तुमने मैंने अच्छी तरह जहन नशीन करनी है, जहन में रख लो बेटा, वो कंडीशन ये है कि केमिकल इक्विलिब्रियम या डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट के डालने न डालने से उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ पर हम आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इसका ताल्लुक ये नहीं है कि इसकी स्पीड बढ़ा दी जाए या कम कर दी जाए। तो कैटलिस्ट स्पीड ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, केमिकल इक्विलिब्रियम को किसी भी तौर पर तब्दील नहीं करता। अब हम जरा और आगे की तरफ जाना चाहेंगे कि वो ये है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। देखिए, 1 मार्क्स के लिए आपसे मुझसे ये पूछेगा डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम की देखो एक डेफिनेशन तुम्हें ये वाली लिखी नजर आ रही है, ये वाली डेफिनेशन। और अगर आप ये डेफिनेशन ना लिखना चाहें तो देखिए सेकंड डेफिनेशन ये आपके सामने है कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों की स्पीड बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसको आप और हम नाम देंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। तो 1 नंबर की सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाती है। और अगर आपसे एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो सुन लीजिए, यहाँ पर आपके मेरे लिए ये चीज एक्सप्लेनेशन की शक्ल में आएगी। यानी आपने जहाँ हेडिंग बनी देख रहे हो एक्सप्लेनेशन, और अगर सिर्फ डेफिनेशन की बात करोगे तो डेफिनेशन ये दी, उसके बाद एक्सप्लेनेशन आपने स्टार्ट की, और फिर एक्सप्लेनेशन के अंदर
सबसे पहले तुमने ये वाला पैराग्राफ लिखा, इक्वेशन बनाई, फिर इस पैराग्राफ की बात की और फिर वही डेफिनेशन को तुमने यहाँ पर रिपीट कर दिया। एक्सप्लेनेशन कैसे पूछी गई, तो आपने एक्सप्लेनेशन में ये बातें बता दी। जब 1 नंबर की डेफिनेशन तुमसे पूछी गई थी तो आपने ये वाली डेफिनेशन या फिर ये वाली डेफिनेशन, इनमें से कोई एक डेफिनेशन आपने लिखनी है यहां से यहां तक, यानी ऊपर से स्टार्ट करोगे, ये पूरी डेफिनेशन तुम्हारे पास कंसीडर की जाएगी। उसके बाद अगर आपसे कहते हैं कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, तो बेटा इस चीज को जरा सीखना समझना बहुत जरूरी है। ऐसा सच कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए, ये आपके पास जो y एक्सिस है और ये आपका जो x एक्सिस है, लिहाजा इस x एक्सिस को और इस y एक्सिस की बात को समझिएगा। ए और बी रिएक्टेंट थे, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो वैसे वैसे वक्त गुजरने पर रिएक्टेंट की क्वांटिटी में क्या आती जा रही है, कमी आती जा रही है। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो जीरो प्रोडक्ट थे और आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हो गया। यानी जितने रिएक्टेंट में कमी आई उतने ही प्रोडक्ट में इजाफा हो गया। इस चीज को अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हम और आप इस चीज को यूं समझ कर बैठे थे कि अगर आपसे कहा जाए कि जग आपका रिएक्टेंट है और गिलास आपके प्रोडक्ट्स हैं, तो जग में से पानी उंडेल कर आपने गिलास में डाल दिया, तो बेटा जितनी कमी आपके पास आ गई जग में उतना ही इजाफा हो गया आपके प्रोडक्ट गिलास में। तो बेटा दोनों की तब्दीली सेम टाइमिंग में हुई, जितनी कमी जग में आई है उतना ही इजाफा गिलास में हुआ। तो लिहाजा ए और बी अगर तुम्हारे मेरे रिएक्टेंट्स हैं तो ग्रेजुअली इनकी क्वांटिटी में कॉन्सेंट्रेशन में कमी आ गई। कॉन्सेंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब को कहते हो, और वैसे वैसे आपके प्रोडक्ट की क्वांटिटी में इजाफा हो गया। यानी आप इसको फ्री हैंड बनाने के लिए इस चीज को इस तरह से सहारा ले सकते हो कि एक्स और वाई एक्सिस के लिए आपने बेटा एक चीज को यहाँ लेकर आए, उसको उसी के बराबर लेकर जाओगे, लिहाजा यूं आपने इस चीज को वाजे कर देना है। अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जब पूछी जाएगी तो बनाओगे, और मैं तो आपसे कहूंगा कि अगर 1 नंबर की डेफिनेशन में साथ साथ ये ग्राफ बना दिया जाए तो इसमें कोई मुजायका नहीं है, वरना ये एक्सप्लेनेशन में तो आपने शामिल करनी ही थी। अब आइए असल चीज जो आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ी हुई है, उस चैप्टर नंबर 7 के अंदर आपने इसको पढ़ा था मोलैरिटी की फॉर्म में, और फिर आप लोगों ने उसके न्यूमेरिकल्स भी बेटा सॉल्व किए थे, लिहाजा मोलैरिटी, एक्टिव मास, नंबर ऑफ मोल्स और फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो लिहाजा अब मुझे आपसे डिस्कस करना है व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको इक्विलिब्रियम लॉ भी कहते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन कहिए, इक्विलिब्रियम लॉ कहिए, दोनों बातें एक ही हैं। इंट्रोडक्शन आपने मैंने याद नहीं करना, मगर स्टेटमेंट आपने मैंने याद करना है। ठीक है, स्टेटमेंट को अगर जरा तवज्जो से देखिए तो यहाँ पर भी जिक्र हो रहा है किस चीज का, इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात नहीं हो रही, रिवर्सिबल रिएक्शन की बात हो रही है, जिसके अंदर ए और बी रिएक्टेंट हैं, सी और डी आपके प्रोडक्ट हैं। लिहाजा एम इसकी कॉन्सेंट्रेशन है ए की, एन कॉन्सेंट्रेशन है बी की, इसी तरह से एक्स कॉन्सेंट्रेशन है सी प्रोडक्ट की, और वाई कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट डी की। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन वो क्या कह रहा है, इसको देखेंगे आप और मैं। कह रहे हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। बेटा यहाँ इस प्रोडक्ट का जो मतलब है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो आपके इस स्टेटमेंट में 3 जगह पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ प्रोडक्ट। एक जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके नाम पर आपने इस्तेमाल किया, जिसमें आपको लिखा देख रहे हो, यानी जी जी, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आवाज अटक रही थी। चलें, किसी हद तक अब बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि इस स्टेटमेंट में 3 जगहों पर लफ्ज आया है प्रोडक्ट। ये वाला जो प्रोडक्ट है इसका मतलब है मल्टीप्लाई, ये वाला जो प्रोडक्ट है इसका मतलब है मल्टीप्लाई, मगर ये वाला जो प्रोडक्ट है इसका मतलब है नई बनने वाली चीजें। मैंने और आपने अभी स्टेटमेंट की बात को पढ़ा था, तो लिहाजा स्टेटमेंट आ गया लॉ ऑफ मास एक्शन का।
अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं। डेरिवेशन क्या है? आपके पास एक जनरल इक्वेशन आपको दी गई, ma प्लस एन बी चेंज इनटू एक्स सी प्लस वाई डी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन आप और मैं क्या लिख सकते हैं? आप और मैं ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ब्रैकेट का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ए की पावर एम बी की पावर एन, तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ब्रैकेट हो गए, तो ये ए और बी का जो मल्टीप्लाई है उसको प्रोडक्ट का नाम दिया, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एम और बी की पावर एन। सिमिलरली जब हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिलीज किया तो इक्वल टू का साइन आया, रेट कांस्टेंट यूज कर रहे हैं विच इज कॉल्ड के एफ, कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ ए पावर एम बी पावर एन। सिमिलरली द रेट ऑफ बैकवर्ड यानी कि रिवर्स रिएक्शन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो सी की पावर एक्स और डी की पावर वाई, ये वाई है वी नहीं है। तो फिर हमने जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिलीज किया तो यहां पर एक कांस्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, सी पावर एक्स एंड डी पावर वाई। We know that at equilibrium state, the rate of forward reactions are equal to the rate of backward reaction. तो forward और backward reactions दोनों दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो यकीनी तौर पर forward और backward की values को शामिल कर रहे हैं। अब देखो क्या difference आ रहा है, मैं जरा सा स्क्रीन को छोटा कर रहा हूं ताकि तुम्हें देखना आसान हो जाए। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का फॉर्मूला था के एफ ए पावर एम बी पावर एन, तो आपने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह पर लिख दिया के एफ ए पावर एम बी पावर एन। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन था के बी सी पावर एक्स डी पावर वाई, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की जगह पर मैं और आप लिख रहे हैं के बी सी पावर एक्स और डी पावर वाई। अब बेटा इसको जरा सा मैं बड़ा कर रहा हूं और ऊपर की तरफ लेकर जा रहा हूं। बेटा ये बार बार कह रहा हूं कि जरा इस पर गौर कर लेना, ये y लिखा हुआ है, y, ये v नहीं है, क्योंकि d की कॉन्सेंट्रेशन का जो मोल नंबर था वो y था। अब बेटा कॉन्स्टेंट्स हम एक तरफ लेकर जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स को हम एक तरफ लेकर जा रहे हैं, तो के एफ ये लिखा हुआ है, के बी ये लिखा हुआ है, तो के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे सी की पावर एक्स और डी की पावर वाई मेंशन्ड है, जबकि ए पावर एम बी पावर एन इसको नीचे डिविजिबल फैक्टर में लेकर आ गए। बेटा जब इक्वेशन में एक से ज्यादा कांस्टेंट्स यूज होते हैं तो फिर एक नए कांस्टेंट की जरूरत पेश आती है, तो के एफ अपॉन के बी इज ऑल्सो चेंज बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ के सी। यहाँ के का मतलब कांस्टेंट है, सी का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन। तो बताइएगा सी पावर एक्स डी पावर वाई प्रोडक्ट है, ए पावर एम बी पावर एन रिएक्टेंट है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके आपके सामने यूं पेश कर दिया कि के सी बराबर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट के दरमियान रेशो। तो ये जो ऊपर वाला है द अबव एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। ठीक है, केसी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन, तो काइंडली डोंट फॉरगेट इट, केसी स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। फिर आपसे अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है तो डेफिनेशन का पार्ट यहां लिखा हुआ है, लेकिन अब आपको मैं एक बार फिर याद दिला दूं, ये पूरी की पूरी डेरिवेशन आपको लॉ ऑफ मास एक्शन के नाम पर पूछेगा, कहेगा डिफाइन एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ मास एक्शन और डिराइव अ जनरल एक्सप्रेशन फॉर द दिस लॉ। तो लिहाजा आपने स्टेटमेंट दी लॉ ऑफ मास एक्शन की, डेरिवेशन लिख दिया आपने इस इक्वेशन एम ए प्लस एन बी चेंज इनटू एक्स सी प्लस वाई डी, ये पूरी डेरिवेशन देते हुए यहां तक लाकर आपने मुकम्मल कर लिया। इस वापस आ गए हैं अपने इस टॉपिक की तरफ, डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन केसी। तो आपने मैंने इसको डिफाइन किया, द रेशियो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बेटा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, आप ये भी कह सकते हैं द रेशियो बिटवीन द प्रोडक्ट concentration of product to the product of the concentration reactants। तो सिंपल बात के concentration of product और concentration of reactants के दरमियान पाए जाने वाले रेशो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम देते हैं विच इज Kc। बेटा इसकी कोई यूनिट नहीं होती, उसकी वजह आप जानते हैं कि सेम क्वांटिटी मोल पर डीएम क्यूब अपॉन मोल पर डीएम क्यूब, इस वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं होमोजीनस रिएक्शन की, जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का फेज, दोनों की स्टेट सेम है, यानी कि गैस। गैस नॉर्मली अपने वॉल्यूम से मेजर नहीं की जाती, अपने प्रेशर से मेजर की जाती है।
तो माशाल्लाह जो समझदार बच्चे क्लास के अंदर हैं, अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे और बेहद अच्छे बच्चे, उन सब के लिए एक सिंपल सी बात कि अगर गाड़ी के टायर में हवा कम होगी तो उसका प्रेशर कम होगा। मास कम था और जब आपने उसका प्रेशर बढ़ा दिया, क्वांटिटी बढ़ा दी, तो मास बढ़ गया, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो रिएक्टेंट ए गैस है, बी गैस है, सी गैस है, डी भी गैस है। तो लिहाजा अब हम और आप इसके लिए जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वहां पर फिर केसी के बजाय केपी को शो करोगे। अब यहाँ कैपिटल पी का मतलब है प्रेशर ऑफ गैस सी, पी डी का मतलब प्रेशर ऑफ गैस डी, यानी प्रोडक्ट ऊपर आ गए, और नीचे प्रेशर ऑफ ए गैस और प्रेशर ऑफ बी गैस ये रिएक्टेंट है। लिहाजा केसी के बजाय इसको सिंबलाइज करते हैं किससे? के पी से सिंबलाइज करते हैं। मगर जब आपसे केसी पूछा जाएगा तो फिर आप लोगों ने ये वाला कंपोनेंट यहां तक लिखना है कि डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये डेफिनेशन ये आ गई, और फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर पार्शियल प्रेशर, तो आपने इसमें सिर्फ ये वाला फॉर्मूला डिफाइन कर देना।